जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम 2 बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में, यानी कि जो हुक का लॉ है वो हमें क्या बताता है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो इलास्टिक मॉड्यूल्स क्या होता है और इलास्टिक मॉड्यूल्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारा जो प्रत्यास्था जो गुणांक है वो कितने प्रकार से होते हैं। तो हमें 3 प्रकार के जो प्रत्यास्था गुणांक है जिनको हमें स्टडी करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो नीट या जो आपका आईआईटी का एग्ज़ाम है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हमें पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से आंसर करना है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हुक्स लॉ को, यानी कि जो हुक का नियम क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे इस वस्तु के आकार आकृति शेप में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। उन चेंजेस के कारण हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है वो लगेगा, और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को उसकी स्टार्टिंग जो शेप है या वॉल्यूम है उसमें लाने का प्रयास करेगा। और इसी पर यूनिट एरिया के ऊपर जो रिस्टोरिंग जो फोर्स लगता है, उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है। और इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारे इस ऑब्जेक्ट में कुछ विकृति आ जाएगी, यानी कि स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन यानी कि विकृति। तो दोस्तों, हुक्का जो लो है वो हमें बताता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कितना इलास्टिक है, यानी कि कितना उसकी प्रत्यास्था है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रत्यास्था गुणांक दिया, इलास्टिक कोएफिशिएंट दिया, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, ये उस ऑब्जेक्ट पर जो स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि जो प्रतिबल जो लग रहा है, और उसका जो स्ट्रेन यानी कि जो विकृति है, उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम क्या बोलते हैं, जो एच है, एच को हम क्या बोलते हैं, हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, या हमारे पास जो फर्स्ट और जो सेकंड कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के अंदर हमने जो स्प्रिंग ली है वो दोनों एक ही मटेरियल से बनी है, चाहे वो स्टील की है चाहे वो तांबे की है। ठीक है। परंतु हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमने जो स्प्रिंग ली है, उसमें स्प्रिंग की मोटाई ज़्यादा है सेकंड कंडीशन की तुलना में। इन दोनों स्प्रिंग के साथ हमने समान द्रव्यमान एम को लटकाया है। तो अब जरा मुझे ये बताइए, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना में कौन सी कंडीशन के अंदर स्प्रिंग है वो पहले टूटेगी। तो आपने प्रीवियस क्लासेज के अंदर अच्छे से स्टडी किया है कि कोई भी एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर जो लगने वाला जो बल है वो किसके बराबर होता है, बल किसके बराबर होगा, F इक्वस टू माइनस ऑफ के एक्स। जहाँ पर के क्या था, के हमारी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था, जबकि एक्स क्या है, एक्स इस स्प्रिंग की जो साम्यावस्था की स्थिति के अंदर जो खिंचाव आ रहा है, जो जो लंबाई में जो चेंजेस आ रहा है उसके बराबर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी भी स्प्रिंग पर जो लगने वाला जो बल है वो दो राशियों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट के पर, और दूसरा उस स्प्रिंग में खिंचाव एक्स पर। ठीक है ना। अब दोनों ही स्प्रिंग के अंदर अगर खिंचाव एक्स है वो इक्वल है, मान लेते हैं किसी केस के अंदर अगर इक्वल खिंचाव आ रहा है, तो उस स्प्रिंग पर जो लगने वाला जो बल है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है हुक्स का लॉ। हुक का जो नियम है वो हमें इसी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में जानकारी देता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, इस स्प्रिंग पर जो लगने वाला जो स्ट्रेस और इस स्प्रिंग पर जो लगने वाला स्ट्रेन, इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि दोस्तों, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो स्प्रिंग ज़्यादा इलास्टिक होगी, यानी कि उसकी प्रत्यास्था है वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना उसको खींच सकते हो या उसको कितना आप कंप्रेस कर सकते हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रेस और उसका जो स्ट्रेन है उन दोनों के अनुपात पे निर्भर करेगा। और उसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है। अब आप जानते हो स्ट्रेस वो कितने प्रकार की होती है। तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्ट्रेन है स्ट्रेन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो दोस्तों हम सभी जानते हैं स्ट्रेस है वो 3 प्रकार का होता है और 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। सेकंड टाइप का हमने देखा अपरूपण प्रतिबल यानी कि जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसके बारे में। थर्ड टाइप का स्ट्रेस हमने देखा था हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रेस है यानी कि जो आयतनी प्रतिबल है। ठीक है? इसी प्रकार से हमने स्ट्रेन के बारे में स्टडी किया और स्ट्रेन है वो कितने प्रकार का होता है? स्ट्रेन हमने मेनली 3 प्रकार के स्टडी किए और कौन-कौन से था? एक तो हमारा अनुदैर्ध्य था, यानी कि उसकी जो लंबाई है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। इसके बाद में हमने देखा था अपरूपण विकृति के बारे में या फिर हमारा जो शियर स्ट्रेन के बारे में और सबसे लास्ट में हमने स्टडी किया था हमारा जो आयतनी विकृति के बारे में यानी कि अपना जो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन है उसके बारे में जिसको हम ईवी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मोटा-मोटी हम इतना तो समझ गए हैं कि हमें 3 प्रकार के जो इलास्टिक मॉड्यूल्स है जिनके बारे में स्टडी करना है। जो हमारा जो फर्स्ट टाइप का जो इलास्टिक मॉड्यूल्स है उसमें हम देखेंगे हमारा जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में। इसके बारे में अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में। सेकंड टाइप का जो अपना मॉड्यूल होगा उसमें हम स्टडी करेंगे हमारा जो अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल और जो हमारा अपरूपण विकृति के बारे में। ठीक है? और जो थर्ड टाइप का जो मॉड्यूल हमें स्टडी करना है वो किसके बराबर होगा? हमारा जो आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल बटे जो आयतन विकृति के बारे में, आयतन विकृति के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइप का जो हमारा इलास्टिक मॉड्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं? यंग्स इलास्टिक मॉड्यूल, इलास्टिक मॉड्यूल्स यानी कि यंग का प्रत्यास्था गुणांक, जिसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ बुक्स में इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है और कुछ बुक्स में इसको वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। जो सेकंड टाइप का हमारा जो इलास्टिक मॉड्यूल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं शियर मॉड्यूल के नाम से, शियर इलास्टिक मॉड्यूल। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? अपरूपण, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। कुछ बुक्स में इसको दृढ़ता गुणांक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ता गुणांक। याद रहेगा? और इसका सिंबल क्या है? सिंबल इसका है नीटा। ठीक है? सिंबल याद रख लीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं हमारा जो थर्ड टाइप का जो इलास्टिक मॉड्यूल है। ये जो थर्ड टाइप का जो इलास्टिक मॉड्यूल है इसको आप क्या बोलते हो? हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी कि वॉल्यूम इलास्टिक मॉड्यूल। ठीक है? बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसे हम थोड़ा आगे और डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यंग का जो इलास्टिक कोफिशिएंट है उसे। ठीक है? इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो जो यंग का प्रत्यास्था गुणांक है वो किसके बराबर है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति के। अनुदैर्ध्य प्रतिबल है उसको हम सिग्मा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारा जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है उसको हम ई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? आपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया है कि हमारा जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है यानी कि जो सिग्मा एन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हम जानते हैं कि हमारी कोई भी एक रोड है उसके ऊपर जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो उसके पर यूनिट एरिया के ऊपर जो रिस्टोरिंग जो फोर्स लग रहा है उसे ही तो हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? एफ बाई ए के बराबर, जहाँ ए क्या है? इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि जो उसका एरिया कितना है उसके बराबर। अब दोस्तों जरा याद करके बताओ हमारा अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? तो जब स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा जो रोड है उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, उस कंडीशन में अगर रोड है उसकी लेंथ है वो कितनी है? एल है। ठीक है? अब जैसे ही इस रोड पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस रोड की जो लेंथ है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और चेंज कितना आ रहा है? लेंथ में चेंज है अपना डेल्टा एल। तो हमारा जो विकृति है वो किसके बराबर होगी?
जिसको हम EL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर है अपना डेल्टा L बाई L के बराबर। दोस्तों हमारा जो यंग्स जो इलास्टिक जो मॉड्यूल है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, तो जरा रखिए सिग्मा एन की वैल्यू, ये बराबर होगा अपना F बाई ए, और EL की वैल्यू कितनी है, डेल्टा L बाई L के बराबर। तो इसे हम कहेंगे F बाई ए डेल्टा L, और साथ में ऊपर आ जाएगा L। ठीक है, इसे कुछ बुक्स में y से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम इसको दोनों फॉर्म के अंदर लिख देंगे, ये बराबर आ जाएगा FL अपॉन ए डेल्टा L। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास में बनता है कि कोई एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, तो इस स्प्रिंग के लिए हमारा जो यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक है वो कितना होगा, तो किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी स्प्रिंग पर जो लगाया गया जो बल है वो किसके बराबर होता है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स के बराबर, जहाँ के क्या है, हमारा जो इलास्टिक मॉड्यूल है। ठीक है, तो इस के की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ पर हमारा जो ये फॉर्मूला है इससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो F है, F की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, F की वैल्यू हमारा बराबर आ जाएगा, देखिए वाई ए, साथ में आ जाएगा अपना डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, यहाँ डेल्टा एल क्या है, ये हमारे स्प्रिंग में खिंचाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, खिंचाव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी कि ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों साइड जब हम कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, वाई ए बाई एल के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसके समानुपाती होता है, स्प्रिंग का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो राउंड ले रहा है, ये जो आगे का जो एरिया है उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा किस पे डिपेंड कर रहा है, के समानुपाती 1/L, यानी कि हमारा जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उतना ही कम होगा। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोई एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, एक दूसरी स्प्रिंग है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए दोनों के अंदर किसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 10 सेंटीमीटर यानी कि जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आएगा कम। ठीक है, तो स्प्रिंग से रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तब इनको हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारा जो अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक, इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारा अपरूपण प्रतिबल यानी कि जो सिग्मा टी बाई अपरूपण विकृति यानी कि ई एस के बराबर। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए सिग्मा टी और ई एस है वो किसके बराबर है, तो इसको फिर से हम समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कोई एक साइड है जिसको हमने ग्राउंड के साथ यहाँ फिक्स कर रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो दूसरी जो सरफेस है उस पर हम स्पर्श रेखीय दिशा के अंदर एक एफ फोर्स है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस एफ फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारे इस ऑब्जेक्ट की जो ऊपर वाली जो सरफेस है वो आगे की तरफ इस तरह से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हमारा जो अपरूपण जो प्रतिबल है वो किसके बराबर हो गया, तो हमारा जो अपरूपण प्रतिबल यानी कि जो सिग्मा टी है उसकी वैल्यू बराबर आएगी स्पर्श रेखीय दिशा में जो लगने वाला जो बल एफ बाई एरिया, यानी कि एरिया कितना है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो अपरूपण विकृति यानी कि ई एस, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो अपरूपण विकृति को हमने लास्ट क्लास में सीखा है कि यहाँ जो एंगल जो बन रहा है फाई उसके बराबर होगी, और ये फाई किसके बराबर होगी, मान लेते हैं यहाँ इसमें जो शिफ्ट आ रहा है वो अपना है डेल्टा एल, और इधर वाली जो लेंथ है वो है अपना एल, तो इन दोनों के अनुपात के बराबर आ जाएगी, डेल्टा एल बाई एल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो फाइनली अब हमारे पास में आ जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, किसी को डाउट नहीं रहेगा, यहाँ तक डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डायरेक्ट इसे हम वहाँ यूज करेंगे। दोस्तों इसके बाद में हम स्टडी करते हैं हमारा जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से, और ये किसके बराबर होगा, हमारा जो आयतन प्रतिबल यानी कि सिग्मा वी बाई आयतन विकृति किसके बराबर है, ई वी के बराबर। दोस्तों अब जरा बताइए हमारा जो आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति वो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है
जिसके ऊपर हम कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसके आयतन में कुछ कमी आ जाएगी, है ना? कमी आ जाएगी ना? तो उस कमी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इसके पर यूनिट एरिया के ऊपर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई होगा, लगेगा ना? तो यहाँ पर हमारा जो सिग्मा V है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? सिग्मा V बराबर आ जाएगा अपना F/A के बराबर। जबकि हमारा जो EV, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? EV की वैल्यू बराबर आ जाएगी डेल्टा V/V के बराबर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इन दोनों की वैल्यू जब आप रखोगे, तो हमारा जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? बीटा इक्वल्स टू F/A, और यहाँ पर EV की जगह रखोगे तो डेल्टा V/V के बराबर। तो दोस्तों एक बात और सोच समझ के बताइए, क्या हमारा जो आयतन प्रतिबल और जो प्रेशर है उन दोनों में क्या कोई रिलेशन होता है क्या? प्रेशर यानी कि दाब के अंदर क्या कोई रिलेशन है? तो देखिए, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस वस्तु के जो आयतन है, वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंटरनल फोर्स है वो वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो इसका जो पर यूनिट जो एरिया है, उस पर यूनिट एरिया के ऊपर जो जो रिस्टोरिंग जो फोर्स लग रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयतनी प्रतिबल बोलते हैं। यानी कि जो सिग्मा V है वो किसके बराबर है? F/A के बराबर, ठीक है? और आपने प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि किसी पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा प्रेशर यानी कि जो दाब है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि F/A है वो क्या बता रहा है? प्रेशर को ही बता रहा है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है? अब जब स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर था, तब उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है? मान लेते हैं P1 है, ठीक है? अब दोस्तों इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारे इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है ना? तो ये मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस नई शेप के अंदर आ जाता है। तो इस नई शेप में आने के बाद इसका जो पर यूनिट एरिया है उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग जो फोर्स लग रहा है ना? इस रिस्टोरिंग फोर्स को भी हम प्रेशर की फॉर्म में कहेंगे, आयतनी प्रतिबल की फॉर्म में कहेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसको हम P2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक प्रकार से क्या चेंजेस आ रहा है? उसके प्रेशर में चेंजेस आ रहा है, जिसको हम आयतनी प्रतिबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपना F/A है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस F/A को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये V है ये ऊपर चला जाएगा अपॉन डेल्टा V आ जाएगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो अपना जो आयतन जो प्रत्यास्था जो गुणांक है वो किसके बराबर आ जाएगा? V डेल्टा P/डेल्टा V के बराबर। तो दोस्तों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ गया है। हमारा जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है वो किसके बराबर है? V डेल्टा P/डेल्टा V, जहाँ पर हमारा जो डेल्टा P है वो किसके बराबर है? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाई जो डेल्टा V है वो किसके बराबर है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अब मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या हमारा जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है उसका जो टेम्परेचर है उसके साथ कोई रिलेशन होता है क्या? तो दोस्तों अब नोट लगा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लिखिएगा कि हमारा जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है वो किन किन राशियों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, हमारे पास में मान लीजिए कोई दो बलून है, ये पहला बलून है और ये हमारे पास में दूसरा बलून है। पहले बलून के अंदर आपने उसको पानी से भर दिया है, यानी कि वाटर से भर दिया है। सेकेंड जो बलून है उसके अंदर हमने उसको हवा से भर रखा है। अब दोनों कंडीशन के अंदर हम उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक है वो फाइंड करते हैं। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक के लिए हम क्या करेंगे? इस पर कोई भी एक एक्सटर्नल एफ फोर्स है वो अप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि इस एक्सटर्नल एफ फोर्स की वजह से इसके जो वॉल्यूम में क्या कमी आ रही है, ठीक है ना? तो किस मटेरियल से वो बना है उस मटेरियल पे ये डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक है ये उस वस्तु के ताप पर डिपेंड करेगा, ठीक है? ताप को बढ़ाने पर हमारा जो प्रत्यास्था गुणांक बढ़ेगा या घटेगा, इसको हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिएगा कि ताप पर निर्भर करता है,
आवश्यकता पर निर्भर करता है। अब दोस्तों नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और लिखिएगा। देखिए, हमारा जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है वो किसके बराबर होता है? हमारा सिग्मा वी बाई ई वी के। ठीक है, और सिग्मा वी है वो किसके बराबर है? हमारा एफ बाई ए के। यानी कि जो पर यूनिट एरिया के ऊपर लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, और ई वी है वो किसके बराबर है? डेल्टा वी बाई वी के बराबर। ठीक है, तो इसको जरा हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास और करते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रेशर और जो डेल्टा वी है उसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में है, ओरिजिनल पोजीशन के अंदर है। अब जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा? हमारे इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम घट जाएगा। तो हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसका जो प्रत्यास्था का गुण है उसकी वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। P इक्वल्स टू एफ बाई ए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर है वो बढ़ेगा, प्रेशर यानी कि पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला जो रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो बढ़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? हमारा जो ये वॉल्यूम है, चेंज इन जो वॉल्यूम है, ये वाला जो एरिया है वो क्या करेगा? घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो डेल्टा वी है वो डिक्रीज करेगा। इसी प्रकार से जब हमारा जो प्रेशर है वो घटेगा, यानी कि पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला जो रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो घटेगा, तो उस कंडीशन में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। तो कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्ट है ये रेशो हमसे पूछ लिए गए हैं, तो इनको आप हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये वाले जो दोनों रिजल्ट है उनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की सिलेक्टेड वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम कभी कोई और वीडियो बनाकर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।